नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस की डेट जो है आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं कि 25 फरवरी दे रखी है। जी हां, 25 फरवरी आपको एग्जाम डेट दे रखी है मेंस की। 25 फरवरी 2024 इस दिन एग्जाम होगा। तो आज की डेट से अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास केवल और केवल 60 दिन है तैयारी के लिए। तो भैया 60 दिनों में आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आपका मेंस में अच्छे मार्क्स आ जाएं और इंटरव्यू में भी आप थोड़े बहुत मार्क्स ले आएं और फाइनल मेरिट में आपका क्या है, नाम आ जाए। तो वो 60 दिनों की पूरी रणनीति में आपके लिए लेके आऊं। जो स्टूडेंट जिनको अभी तक पता नहीं है एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और पूरी रणनीति बताने वाला हूं कि किस तरह से इन 60 दिनों में आपको तैयारी करनी है और आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करना है। उसके बाद इंटरव्यू आपका अच्छा जाए तो आपका फाइनल मेरिट में भी नाम आ जाए और एसीएफ को टारगेट लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए तो बात करते हैं इसमें। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, यूट्यूब क्लास मिल जाएंगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा अपडेट्स के लिए, एईपी ग्रुप। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग एग्जाम, तो आप मुझे इस नंबर पे भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा पेपर कोर्स चल रहा है एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस का कंप्लीट बैच, जो कि आपको मिलने वाला है, जिसमें आप देखेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस भी एग्जाम टाइम आपको मिलेंगी, मैराथन है ना, नोट्स रहेंगे, टेस्ट रहेंगे, पीडीएफ स्टडी मटेरियल रहेगा। अभी 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफ रखा गया है, 1000 रुपीज और ऑफ हो जाएगा, तो 4999 रुपए में कंप्लीट फॉरेस्ट मेंस आपको मिलने वाला है। इसकी वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं तो वैलिडिटी भी आपको 2 ईयर की यहां पर मिलने वाली है। तो 4999 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए, क्योंकि 2020 में आप हमारे सिलेक्शन देख ही चुके हैं। कितने सारे सिलेक्शन हमारे ऑल एग्जाम प्लेस की टीम ने आपको दिए हैं, है ना। तो 4999 में अभी ज्वाइन कर सकते हैं, बैच स्टार्ट हो चुका है ना। इसके साथ साथ बात करते हैं फॉरेस्ट मेंस की, तो उसके लिए आप पहले सब्जेक्ट को मैं यहां पर आपको बता दूं, जो फॉरेस्ट मेंस में आपको सब्जेक्ट आने हैं, ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि भाई क्या क्या आएगा। उसके पहले आप यहां पर एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। भाई एग्जाम पैटर्न मेंस का क्लियर कट है, 2 सेक्शन होंगे। जी हां, 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके कितने प्रश्न होंगे? 50 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 3 मार्क्स का है, तो 150 मार्क्स का सेक्शन ए होगा। ऐसे ही सेक्शन बी में आपके 100 प्रश्न होंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 300 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होगा। टोटल आपके 150 प्रश्न आपको करने हैं कितने घंटे में? 3 घंटे में। जी हाँ, 3 घंटे का एक सिंगल पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चंस करने हैं। 450 मार्क्स का आपका मेंस होने वाला है। 50 मार्क्स का मात्र इंटरव्यू होगा, वो भी आपको न्यूनतम मिनिमम मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू में भी मिनिमम मार्क्स भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 450 और 50, 500 में से आपकी जो है फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। फाइनल मेरिट जो होगी कितने से बनाई जाएगी? वो बनाई जाएगी 500 में से। तो इस 500 मार्क्स में से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एसीएफ अगर आप टॉप उसमें रहते हैं 14 में तो ईसीएफ बन सकते हैं, और बाकी के लिए तो फिर उसके नीचे की जो पोस्ट रहेंगी यानी रेंजर की, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो भैया जितने ज्यादा मार्क्स उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के एसीएफ के लिए, है ना। तो ये आपका पैटर्न है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग याद रखिएगा यहां पर है ना। सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग यहां पर है 1/3 की, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। सही करोगे तो 3 मिल जाएंगे, गलत करोगे तो 1 कट जाएगा। इसका तात्पर्य यह है, एक क्वेश्चन सही करने पर 3 मार्क्स मिलता है, वैसे एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स आपका कटेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पैटर्न की बात करें तो टोटल आपकी यहां पर 15 यूनिट है ना। 15 यूनिट टोटल रहेंगी, जिसमें से 5 यूनिट जो हैं आपकी सेक्शन ए की हैं, तो 10 यूनिट जो हैं दोस्तों आपकी सेक्शन बी की हैं। अब बात करते हैं यहां पर सब्जेक्ट वाइज की। तो पहले आप देख लीजिए, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है एग्जाम के लिए, वो है आपका फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट पढ़ा है, लेकिन बेसिक लेवल का पढ़ा है। आपको बेसिक लेवल नहीं आएगा। ये जो आपको पढ़ना है
बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट, तो ये आपको पढ़ना है 11th एंड 12th लेवल का। खासकर फिजिक्स हो गया, जहां पर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे जो कि 11th 12th पे बेस्ड होंगे, तो आपको न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, 11th 12th का आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो आपको दिख रही है 5 सब्जेक्ट, यानी इसकी 4 यूनिट है फॉरेस्ट्री की, यानी अगर वेटेज की बात करूं तो 35 से 40 क्वेश्चन आप देखेंगे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। सेम आप देखेंगे 10-10 क्वेश्चन भी आप मिनिमम लेके चलते, 8-8 क्वेश्चन भी मिनिमम लेके चलते हैं, तो भाई आपका 32 से 40 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कम से कम। भाई आप देखेंगे बेसिकली 35 से 40 क्वेश्चन भी आप यहां पर देखेंगे, तो ये 4 सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो भाई बायोलॉजी हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, तो इनका लेवल जो रहेगा थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, खासकर फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, है ना। तो 11th 12th लेवल का ये होने वाला है। तो ये आपको मेहनत करने वाला एरिया है, जहां पर आपको मेहनत करनी है। और वेटेज भी आप देखेंगे तो 70 से 80 क्वेश्चन खाली ये आपका साइंस वाला चैप्टर और फॉरेस्ट्री का चैप्टर डिसाइड करेगा। बचेगा आपका एमपीजीके के, तो एमपीजीके के आपको पता है 35 क्वेश्चन रहेंगे, आईसीटी के 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे, करंट के भी 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग आपके 60 क्वेश्चन आप देखेंगे, तो यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपका क्या होने वाला है, ये सब्जेक्ट होने वाला है। अब एमपीजीके आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है प्री के हिसाब से, आईटी आईसीटी भी आपने पढ़ रखा है ना। ऐसी करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, सेम मैथ रीजनिंग भी आपने सी सेट में पढ़ रखा है। तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं डालनी, मेहनत जो करनी है आपको ये 5 यूनिट है जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है। खासकर इसमें भी किसमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फॉरेस्ट्री में। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर मैं कहूं इनमें, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा स्कोरिंग फॉरेस्ट्री है। एक बार आप पढ़ लोगे ना, पूरे क्वेश्चंस आप बना सकते हो फॉरेस्ट्री के, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया फॉरेस्ट्री तो, है ना। तो ये आप पढ़ लेंगे 5 चैप्टर, तो आपका वैसे ही सिलेक्शन होना तय हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं मेंस के मार्क्स की बताऊं कि कितने में इंटरव्यू कॉल आ गया या कितने में लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो एससी स्टूडेंट्स की बात करूं तो 223 में 2020 की मैं ये डाटा बता रहा हूं मेंस का, एससी में 223 में भी इंटरव्यू का कॉल आ गया था और उनका सिलेक्शन भी हुआ है एज अ रेंजर की पोस्ट पे, है ना। अगर आपको एसीएफ चाहिए तो भैया 300 प्लस का आंकड़ा कम से कम आपको रखना है। 300 प्लस का आंकड़ा मतलब 100 क्वेश्चन जो है आपको 100 क्वेश्चन एकदम 100% क्या करने, सही करने हैं, तब जाके आपका 300 प्लस का जादुई आंकड़ा छूलेगा। 150 प्रश्न आएंगे, 150 में से आपने 100 एकदम एक्यूरेटली सही कर लिए, तो 300 प्लस का आंकड़ा इंटरव्यू के 50 मार्क्स में जितने आप स्कोर कर सको वो अलग, एसीएफ कंफर्म हो सकता है। क्योंकि 2020 का अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो उनके मार्क्स आप जब देखेंगे तो 306 में भी एसीएफ बनना है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक स्कोर दिमाग में लेके चलना है। भाई मैं कहूंगा सेफ स्कोर 120 प्लस क्वेश्चन सही, 120 प्लस का टारगेट लोगे, 100 क्वेश्चन तक आप आराम से करोगे, अच्छे मार्क्स आपके मेंस में आ सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू है 50 मार्क्स का, उसमें जितना आप स्कोर कर पाए, है ना, तो मेरिट में आपके अच्छे चांसेस हो जाएंगे। तो 120 क्वेश्चंस का आपको क्या रखना है, टारगेट रखना है। उससे ज्यादा आप बोलो कि भाई मेरे को बनता है, नहीं छूंगा मैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, उसमें मार्क्स आपके चले जाएंगे, तो तुक्के नहीं लगाने। एक शॉर्ट एक्यूरेसी के साथ आप टारगेट लेके चलो कि मेरे को 120 क्वेश्चन छूने हैं बस। बाकी ऐसे क्वेश्चन जिसमें मुझे डाउट है बिल्कुल नहीं छूना, क्यों, मेरा 1 मार्क्स गलत करवा देगा वो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस आप देख पाएंगे यहां पर दोस्तों। तो सिलेबस में जो सेक्शन ए है वो ऑलरेडी आपका प्री का पार्ट रहा है, पूरा का पूरा, कोई चेंजेस नहीं है। हिस्ट्री ऑफ कल्चर लिटरेचर वाला पार्ट है जो ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे ही आप देखेंगे आपने ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ा है, पूरा का पूरा सेम ही एज इट इज है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। जो आपने प्री में पढ़ा है दोस्तों वही आपका रहने वाला है। ऐसे ही आपका भूगोल जो है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है और पॉलिटी है मध्य प्रदेश की, ये भी ऑलरेडी आपने प्री में पढ़ रखा है, सेम है एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद रही बात यहाँ पर आपके करंट अफेयर की, तो भाई करंट अफेयर भी आप देखेंगे
जो पीएससी है कई बार 1 साल पुराना भी पूछ लेता है, कई बार 1.5 साल पुराना भी पूछ लेता है, कई बार 6 महीने पुराना भी पूछ लेता है। तो वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, है ना। इसके बाद आईसीटी भी देखेंगे तो वही लेवल के क्वेश्चंस आपको आईसीटी में देखने को मिलेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे ही प्री में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वैसे ही आपके मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो ये ऑलरेडी आपका प्रिपेयर है, बस आपको इसमें और थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करना है। अब आते हैं यहां पर सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री की क्लासेस भी आपको अवेलेबल हैं। जी हाँ, 2000 रुपए में आपको पूरी फॉरेस्ट्री प्लस अभी ऑफर में एफएलटी भी इसके साथ मिल रही है। जी हाँ, एफएलटी भी इसके साथ आपको मिल रही है। 2000 रुपए में फॉरेस्ट्री की क्लासेस प्लस फॉरेस्ट्री की टेस्ट सीरीज प्लस फॉरेस्ट्री के साथ साथ में फुल लेंथ टेस्ट भी आपको इसमें इंक्लूड मिल रहा है अभी ऑफर में। तो वो भी आप केवल फॉरेस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यू सीरीज यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसके अलावा मेरी यूट्यूब पे भी सीरीज अभी स्टार्ट होने वाली है तो वो भी आप देख सकते हैं, है ना। तो इसमें पहली यूनिट आप देखेंगे तो 1 और 1 की है, जहां पर फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री के बारे में बात की गई है। तो ये बेसिक यूनिट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो आपका आता है कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्री से, है ना। बॉटेनिकल नेम से क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आप देखेंगे कंफर्म है केवल बॉटेनिकल नेम से जो यहाँ पर मेंशन है। तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो गए भाई। टीक का पूछ लेगा कि टीक का बॉटेनिकल नेम क्या है, सागौन का बॉटेनिकल नेम क्या है, साल का पूछ लेगा या बबूल का पूछ लेगा या खैर का पूछ लेगा, है ना। तो इनमें से जो मेंशन है इनके नाम आपको पूछना है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये पूछना है। 2 से 3 क्वेश्चन तो यही कंफर्म हो जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ फॉरेस्ट से क्वेश्चन आ जाएगा। मध्य प्रदेश में कैसे फॉरेस्ट पाया जाता है ना। इंडिया में किस तरह का फॉरेस्ट पाया जाता है, तो इससे एक क्वेश्चन आप देखोगे आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसी क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट से देखने को मिल जाएगा कि कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया, किस किस टाइप में क्लासिफाई किया गया, किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है हमारे ट्रीज को, हमारे फॉरेस्ट को, है ना। तो वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो बेसिक चीज आएगी कि फॉरेस्ट्री क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर यहां पर आप देखेंगे फॉरेस्ट कवर, जो कि आप फॉरेस्ट रिपोर्ट आएगी उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, है ना। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आप पढ़िएगा 2021 की जो रहेगी, अभी लेटेस्ट में 2023 की जो आएगी 2024 के एंड तक आएगी, है ना। तो 2023 वाली जो लेटेस्ट रहेगी वो तो अभी आई नहीं है। अभी फिलहाल 2021 की जो रिपोर्ट रहेगी वो आपको पढ़ना है। उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको 3 से 4 देखने को मिल जाएंगे कि सबसे ज्यादा परसेंट वाइज फॉरेस्ट कहां पर है या सबसे ज्यादा परसेंट वाइज फॉरेस्ट कहां पे ग्रोथ हुआ है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यहां से आप देखेंगे 8 से 10 क्वेश्चन कंफर्म पहली यूनिट से। दूसरी यूनिट आएगी वन उपयोजन की, जहां पर फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन है। तो फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में कि किस तरह से जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं उनका हम यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले आएगा कि जैसे पेड़ को काटा, तो पेड़ को काटा कैसे जाता है, पेड़ को फिर ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, पेड़ से जो लॉग बनेंगे, लट्ठे बनेंगे, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करने के मीडियम होंगे, है ना। ट्रांसपोर्ट के अलावा सॉ मिलिंग से उसके छोटे छोटे पतले पतले लट्ठे कैसे बनाए जाते हैं, फिर वो लट्ठों को सुखाया कैसे जाता है, उसकी सीजनिंग कैसे की जाती है ना। उसमें प्रिजर्वेटिव के लिए कौन कौन सी मेथड का यूज किया जाता है, क्योंकि भाई गीली रहेगी लकड़ी तो कैसे होगा, उसको सुखाना पड़ेगा, है ना। तो प्रिजर्वेशन उसका कैसे किया जाता है। तो ये पूरी मेथड्स आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि ये मेथड किसकी मेथड है या कौन सी मेथड है ना। ऐसे ही आप देखेंगे तो पल्प एंड पेपर कैसे बनाए जाते हैं, और पार्टिकल वुड क्या है, प्लाईवुड का है। प्लाईवुड का जैसे साइज आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा कि स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, या पल्प एंड प्लाईवुड बनाने के लिए क्या मेथड होती है, क्या केमिकल यूज किए जाते हैं, किस तरह की चीजें होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा। फिर यहां पर आएंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे तो नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट से, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं। बिल्कुल आपको आएगा ही आएगा कि फाइबर्स कौन कौन से पेड़ हैं उससे मिलता है ना। या फिर आपको जैसे यहां पर पूछ लेगा असेंशियल ऑयल से क्वेश्चन, ऑयल कौन कौन से पेड़ से आपको मिलता है, या फिर आपको गम से पूछ लेगा क्वेश्चन, या आपको डाई से पूछ लेगा, रेसिन से पूछ लेगा, है ना। तो ये इनके पेड़ भी पूछ सकता है। मेडिकल प्लांट जो है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर बेसिकली फॉरेस्ट मेजरमेंट है। तो फॉरेस्ट मेजरमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हो सकता है पूछ ले, जिसमें आपको फॉर्मूला ही दे दे कि बताइए वॉल्यूम नापने के लिए किसी ट्री का कैसे करते हैं, या हाइट नापने के लिए क्या फॉर्मूला है ना। तो वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो ये भी
इजीली स्कोरिंग है, एक बार आप पढ़ोगे आराम से ये हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं यहाँ पर वन नीति, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देखोगे तो ये यूनिट में 10 क्वेश्चन तो कंफर्म है आपको आने ही आने हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 3 पॉलिसी है, 1894, 52 की, 1998 की। अब इस पे एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि स्वतंत्रता के बाद की पहली कौन सी पॉलिसी थी, है ना, या स्वतंत्रता के पहले की जो पॉलिसी थी वो कौन सी पॉलिसी थी, किस ईयर में वाली थी, है ना। तो 1894 वाली थी, है ना। स्वतंत्रता के बाद वाली 1952 वाली थी। इसमें अमेंडमेंट कोई हुआ है तो वो पूछ लेगा। इसके बाद फॉरेस्ट लॉ जो है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है 1927 का, है ना, 2002 का, 2006 का, इनके बारे में पूछ लेगा कि कब पारित हुआ, है ना। फिर आप देखेंगे पॉलिसी का कंपैरिजन पूछ लेगा कि किस पॉलिसी में क्या कमी थी। जैसे 33% का आपको कहा गया है कि मैदानी इलाकों में फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, है ना, और हिली इलाके में अलग परसेंटेज है, तो ये किस पॉलिसी में तय किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा कि कब पारित किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें कितनी धाराएं होती हैं या कितने अध्याय होते हैं या कितने शेड्यूल होते हैं। देखिए शेड्यूल अलग चीज हो गई, आपकी चैप्टर अलग हो गए, जैसे 7 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। फिर इसी के अमेंडमेंट्स हो गए जो लेटेस्ट में अभी अमेंड हुए हैं कुछ बिल, है ना, तो उनके बारे में। ऐसे ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, बायोडायवर्सिटी एक्ट हो गया। अब ये पूछ लेगा कि बायोडायवर्सिटी एक्ट जो है ये कैसे आया, कौन से कन्वेंशन के कारण ये एक्ट लाना पड़ा, है ना, तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है इस पे। इसके अलावा आप देखेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया, ट्राइबल इंडियन फॉरेस्ट एक्ट उसका अमेंडमेंट हो गया। तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये फिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पे ज्यादा घुमा फिरा के नहीं देगा। एक बार चीजें आपने पढ़ी है इनसे रिलेटेड तो आप 100% इससे क्वेश्चन जो बनेंगे वो आप बना सकते हैं, है ना। फिर आता है यहाँ पर देखिए बाम्बू फ्रीड फॉर्म। इसके बाद फिर आपका जेएफएम, है ना, तो जेएफएम कहां से शुरुआत हुई, किसके द्वारा शुरुआत हुई, होता क्या है जेएफएम, है ना। ऐसे ही सोशल फॉरेस्ट्री हो गई, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गई, फार्म फॉरेस्ट्री हो गई, है ना, अर्बन फॉरेस्ट्री हो गई, है ना। एग्रो फॉरेस्ट्री की पॉलिसी जो हो गई 2014 की, एमपी लोक बांध की एक्ट हो गया। तो बहुत ही प्यारी यूनिट है जहां से आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपने पूरा सिलेबस कवर किया है तो 100% यहां पर मार्क्स आपके आ जाएंगे, अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है तो। और बढ़िया यूनिट है, सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट आपको वही लगेगी। फिर आता है आपका वन रक्षण। वन रक्षण में आप देखेंगे दोस्तों तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में आपको पहला तो जो आएगा कि खतरा किससे है ना, पेड़ों को खतरा किससे, जैसे आदमी से खतरा है, एनिमल से खतरा है, कीड़े मकोड़ों से खतरा है, एनवायरनमेंट से खतरा है। तो ये खतरों के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से कीड़े मकोड़े जो हैं वो आपके पेड़ों को हानि पहुंचा सकते हैं, या आदमी किस तरह से हानि पहुंचा सकता है, उसके रीजन क्या हो सकते हैं, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे फॉरेस्ट फायर हो गई। इससे आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं लगातार। 2 क्वेश्चन मान लो आ जाएगा। फॉरेस्ट फायर कितने टाइप की होती है, सबसे खतरनाक फॉरेस्ट फायर कौन सी होती है ना। क्राउन फायर आपको पता है ना, जो आपका मुकुट होता है या चंदवा होता है उस पर जब लग जाती है तो वो सबसे खतरनाक होती है क्योंकि फैलती भी सबसे जल्दी है ना। ऐसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेजिंग आ जाएगा, है ना, और ग्रेजिंग मेजरमेंट मैनेजमेंट आ जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से अपने जीव जंतुओं को चराने से वहाँ के फॉरेस्ट को इफेक्ट पड़ता है। और सबसे ज्यादा आपका बकरी जो है नुकसान करती है छोटे छोटे सैंपलिंग्स को, है ना, क्योंकि बकरी क्या करती है जड़ से ही उसको निकाल के खा जाती है ना। तो वो चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड पॉइंट जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सॉइल कंजर्वेशन आ गया। तो इसके लिए आपको पहले सॉइल इरोजन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब तक सॉइल इरोजन पता नहीं आप सॉइल कंजर्वेशन कैसे पढ़ोगे, है ना। तो सॉइल इरोजन पढ़ो, उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन पढ़ो, है ना। ऐसे ही आप देखोगे वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, क्लाइमेट मिटिगेशन क्या होता है, कार्बन पूल क्या होता है, फॉरेस्ट में सॉइल का रोल क्या है, वाटर कंजर्वेशन में फॉरेस्ट का रोल क्या है ना। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं उनके बारे में। फिर एक देखेंगे सेंसस। सेंसस से आप देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे ही आपको देखने को मिल रहे हैं। सेंसस से आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2011 का जो सेंसस है उसके बेस पे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, है ना। वो आपको करना है कि भाई सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है या सबसे कम लिटरेसी वाला कौन सा है, तो वो आपको यहाँ पे करना है। नेशनल पार्क से आप देखोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में नेशनल पार्क पे, कि भैया इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है वो सही जोड़ी मिलाने को दे देगा, है ना। या फिर आपको इंटरनेशनल लेवल पे कोई अगर हाईलाइट है नेशनल पार्क, है ना, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। जैसे कोई प्लेस इन न्यूज में है नेशनल पार्क तो वो भी पूछा जा सकता है। ऐसे यहाँ पे इको सिस्टम सर्विस हो गई, फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया,
है ना, और रिजर्व फॉरेस्ट कौन कौन से हैं हमारे मध्य प्रदेश में, इंडिया में, या बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हमारे एमपी में। तो ये वाले जो टॉपिक हैं इससे काफी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये अगर यूनिट कर लेते हैं 4 की 4 तो आपका 100% आप देखेंगे मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले, फॉरेस्ट्री में कुछ भी नहीं घटेगा, है ना। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपकी जनजाति की, तो ये ऑलरेडी आपने एमपी जीके में कवर किए, बस थोड़ा सा और डिटेल में पढ़िएगा और ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपको ये ट्राइब वाले से ही मिलने वाले हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर आता है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, छोटा ही सिलेबस है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो भाई एक तो केमिकल रिएक्शन पे आपको सिलेबस में दे रखा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और बेसिक उसका रेट क्या है, किस तरह से केमिकल होता है, कौन कौन सी आपकी केमिकल रिएक्शन है उनके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एसिड आ जाएगा, एसिड बेस और क्षार वाला जो चैप्टर है वो आ जाएगा, और इसमें पीएच स्केल पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए लिखा है सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पीएच स्केल पे बेस्ड, है ना। तो ये आपको करना है, 11th 12th में आपको मिल जाएगा, 10th में भी मिल जाएंगे, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो कुल मिला के आपको जो रिएक्शन वाला चैप्टर है 10th में भी मिल जाएगा, 11th 12th में भी मिल जाएगा, बेसिक बेसिक वो आपको कंप्लीट करना है। ऐसे ही आप देखेंगे फिर जो अलग अलग चीजें होती हैं जैसे वाटर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इनके बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, इनकी प्रिपरेशन टेक्निक कैसे होती है। फिर सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया, स्टील हो गया, ये आपको पढ़ना। फिर आप देखेंगे मेटल, मेटल आपको पढ़ना ए टू जेड। मेटल में आप पोजीशन देखेंगे, पीरियोडिक टेबल में क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की, मेटल में मिनरल एंड ओर में डिफरेंस क्या होता है, मेटलर्जी, कंसंट्रेशन, रोस्टिंग, इस जो मेथड्स हैं वो क्या होती हैं, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे फिर नॉन मेटल आ जाएगा, नॉन मेटल की पोजीशन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ना। उसके बाद फिर आप देखेंगे उन कुछ कंपाउंड जो आप बनाते हो, बेसिकली अल्कोहल जैसे हो गया, एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, है ना, उनकी प्रॉपर्टी हो गई। उसके अलावा पॉलीमर हो गए, पॉलीथीन हो गई, है ना, पॉलीविनाइल हो गए, तो ये आपको पढ़ना है। तो केमिस्ट्री का सिलेबस आप देखेंगे ज्यादा बड़ा नहीं है एज कंपेयर टू बाकी, है ना, तो केमिस्ट्री छोटा ही है। इसके बाद फिजिक्स का सिलेबस आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन है वही, सोर्स ऑफ एनर्जी एक चैप्टर हो जाएगा जिसके अंदर पूरी की पूरी टाइप ऑफ एनर्जी आ जाएगी, है ना, और जनरल इंफॉर्मेशन, एमपी एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, है ना, यहां तक आप देखेंगे एक ही यूनिट है पूरी जिसमें अलग अलग टाइप ऑफ एनर्जीज के बारे में पढ़ना है, चाहे वो सोलर हो, चाहे आपकी न्यूक्लियर हो, है ना। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है वो लाइट, तो लाइट वाला चैप्टर बहुत डिटेल में है जो कि 11th 12th का ही आपको कवर करना पड़ेगा, है ना। तो आप एनसीईआरटी उठा सकते हैं 11th 12th की, उसके न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो ये लाइट वाले चैप्टर में आपको बकायदा मेंशन भी है न्यूमेरिकल्स के बारे में अच्छे खासा, है ना, बिटवीन यूवी एंड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो यूवीएफ वाला जो आपके न्यूमेरिकल होंगे फॉर्मूले पे बेस्ड, वो आपको बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे जो फोकल लेंथ वाले हैं उस पे भी आपको बकायदा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि आपको बिल्कुल वो रहेगा, है ना, नो फॉर्मूला डेरिवेशन, तो फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं रहेगा, केवल रे डायग्राम का वो रहेगा और बेसिक सा रहेगा, है ना। लेकिन न्यूमेरिकल आपको यूवीएफ वाला देखना है। फिर आप देखेंगे इसी में जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, और आपका नीचे देखेंगे तो मैग्नेटिज्म वाली यूनिट, है ना। तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी ये भी आपको 11th 12th लेवल का करना है। इसमें भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। एनर्जी स्पेंड पे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिक सर्किट आपको दे सकता है ना, जिसमें आपको कैपेसिटर लगा के दे देगा या रजिस्टर लगा के दे देगा, करंट फ्लो और वोल्टेज वो दे देगा। तो न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सेम मैग्नेटिक वाले में भी आपको बेसिक चीजें हैं जो 11th 12th में है वो आपको पढ़नी है। तो यहाँ पर मोटा मोटी आप देखोगे तो यहाँ पर 4 यूनिट है, एक हो गई एनर्जी की, एक लाइट की, एक इलेक्ट्रिसिटी की और मैग्नेटिज्म की। अगर बेसिक यूनिट वाइज इसको मैं डिवाइड करूं तो 4 यूनिट आप पे पढ़नी है। फिर आता है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आप देखोगे तो एनिमल न्यूट्रिशन से चालू हो जाता है, उसके बाद एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन बॉडी। फिर आप देखेंगे प्लांट के बारे में भी पूरा यहाँ पर मेंशन है। तो बायो बहुत डिटेल में पढ़नी हो, खासकर 11th 12th लेवल पे ही आपको यहाँ पर करना है। क्वेश्चन यहाँ पर 11th 12th लेवल के आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर
एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट को भी अगर मैं बांटू तो एक हिस्सा आप पूरा देखेंगे बायोडायवर्सिटी और एनवायरमेंट पे बेस्ड है ना। दूसरा हिस्सा आप देखेंगे तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो हो गया उस पे बेस्ड है। फिर आप आएंगे नीचे तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। फिर आप ज्योग्राफी में ह्यूमन सेटलमेंट पे आएंगे तो यही पॉपुलेशन से रिलेटेड जो है ह्यूमन ज्योग्राफी वाला टॉपिक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो 4 ही यूनिट है, एक बायोडायवर्सिटी एनवायरनमेंट का बेसिक, दूसरा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिजास्टर मैनेजमेंट और आपका पॉपुलेशन एनवायरमेंट वाला, जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट वाला जो पार्ट होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये भी आपकी हो जाएगी। रही बात आपकी मैथ रीजनिंग की, तो मैथ्स में आप देखेंगे पूरा अर्थमेटिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। A to Z अर्थमेटिक पूरा मेंशन है, जो आप सी सेट में पढ़ के आए हैं वही रहेगा। लेकिन यहां पर ज्यादा डिटेल में क्या चीजें पढ़नी है, एडवांस पढ़ना है। जैसे अलजेब्रा आपको पढ़ना है ना, ऐसे ही आपको ज्योमेट्री डिटेल में पढ़नी है, ऐसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, ऐसे ही आपको बेसिकली ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। और जनरल एबिलिटी में आपकी रीजनिंग के कुछ कुछ टॉपिक यहाँ पर मेंशन है, तो रीजनिंग पूरी ही आपने पढ़ रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, खासकर कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, कवर करना है। तो ये पूरा सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर लिया। जिन बच्चों को अभी तक पता नहीं था कि सिलेबस क्या है, कैसे रहेगा, तो वो मैंने आपको बताया। और रही बात टारगेट की, तो टारगेट मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल। अच्छा अगर आपको चाहिए तो 120 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रखो मेंस का। और मिनिमम जो रेंज मैं बता दूं 100 से 120 के बीच की आप ये रेंज का टारगेट लेके चलो एग्जाम में दिमाग में, कि मेरे को 120 प्लस तो करना ही करना है। और रेंज में आपको दे रहा हूं 100 के ऊपर तो आपको लेके जाना है। और इतना अगर आप ले जाते हो तो आपका अच्छा खासा सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली 2020 के भी कट ऑफ देखोगे तो आपके 300 प्लस पे एसीएफ का हुआ है सिलेक्शन। जी हाँ, 300 प्लस है मार्क्स तो एसीएफ हो गया है। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर 100 से लेके 120 तक का आप रेंज रखते हो मेंस में टारगेट, और इंटरव्यू के 50 में से आप 25 भी लाते हो, 30 भी लाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा खासा आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो टारगेट दिमाग में लेके चलो, सेट करके चलो कि मेरे को ये लाना है। और ये कैसे आएगा, तो मैंने आपको बता दिया, फॉरेस्ट्री ही कर लोगे आप और साइंस कर लोगे, है ना। फॉरेस्ट्री और साइंस कर लोगे तो आपके 80 मार्क्स जो हैं, 80 क्वेश्चन जो हैं आपके यहीं से आ जाते हैं। 80 क्वेश्चन यही हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपका एमपीजी के जो है, जिससे आप 45 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे, आईसीटी देखेंगे 7 से 8 क्वेश्चन आप देखेंगे, करंट अफेयर देखेंगे 7 से 8 क्वेश्चन आप देखेंगे, ऐसे ही मैथ से देखेंगे प्लस रीजनिंग से देखेंगे तो 10 क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। तो ओवरऑल आप देखेंगे 60 क्वेश्चन वहां से, 70 क्वेश्चन वहां से, है ना। तो कुल मिला के आप देखेंगे आपको 100 to 120 की रेंज में लाना है। अच्छा मार्क्स होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत बुरे मार्क्स होंगे, इतने मार्क्स में आप बढ़िया है। 2020 के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो अच्छे सिलेक्शन ले सकते हो, है ना। और जो चीजें मैंने आपको बताई सिलेबस में क्या क्या, उन पर फोकस कीजिए। खासकर 11th 12th आपको देखना पड़ेगा साइंस के लिए। हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको शॉर्ट चीजें मिलेंगी। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लाइव मैराथन भी मिलेगी एग्जाम के टाइम पे, एमसीक्यू सीरीज भी मिलेगी। इसके अलावा टॉपिक वाइज वीडियोस भी लेटेस्ट वाले भी मिलेंगे, है ना। इसके अलावा रिकॉर्डेड है तो आप कभी भी देख सकते हो उसमें। और लाइव जो रहेगी आपको वो एग्जाम टाइम पे मैराथन क्लासेस रहेगी, ताकि आप कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकें इन चीज़ों का। तो वो भी आपको मिलने वाला है हमारे बैच में। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। और अपने मार्क्स भी जल्दी बताएं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं प्री में, है ना। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।